तो गाइस, अगर आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम 22 या 23 अगस्त को है तो अगले 60 मिनट आपके स्कोर को सीधे 15 से 20 मार्क्स बूस्ट करने वाले हैं। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट एग्जाम लेवल गेस्ट पेपर, जिसमें इंग्लिश के न्यू पैटर्न, एरर स्पॉटिंग और फिलर्स, क्वांट की ट्रिक सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रीजनिंग के हाई स्कोरिंग पजल्स इंक्लूडेड हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 30 सेकंड में दूंगा। अपना पेन और पेपर रेडी रखिए और देखिए कि क्या आप पेपर में कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं। दोनों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है हमेशा की तरह। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश का। पहले हम इंग्लिश सेशन से शुरू करेंगे, फिर क्वांट पे आएंगे और लास्ट में रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो 20-20 मिनट मिलने वाले हैं आपको। हम थोड़ा टाइम लेके समझेंगे इसको। आपको मैं 15 से 20 सेकंड दूंगा। तो पहले एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन है, फिर अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी इस एग्जाम को। अगर मैं इस पेपर को दे रहा होता तो मैं क्या करता, और या मैंने क्या किया था जब मैंने ये पेपर एक्चुअली में दिया था और पास भी किया था। तो शुरू करते हैं। एरर ढूंढना है आपके अंदर। ए बी सी डी ई ऑप्शन है। एरर एक पूरी लाइन में ही बना रखा है। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज अवेयर ऑफ द अपकमिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट। इसमें क्या एरर है या एरर नहीं है। तो टाइम दूंगा मैं आपको। इंग्लिश में थोड़ा कम टाइम रखेंगे, 5 से 10 सेकेंड ही रखेंगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी। इसमें बी सेंटेंस में एरर है। ये जो वॉज है, ये वॉज की जगह यहां पे होगा वर। ठीक है, तो ये इसमें एरर है। अब ऐसा क्यों है ये हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, कि जब नीदर नॉर होता है तो जो वर्ब यूज करते हैं हम उसके साथ प्लूरल यूज करा है हमने एम्प्लॉइज, लेकिन वर्ब जो है वर होना चाहिए यहाँ पे, वॉज नहीं होगा। ठीक है, वर की जगह। तो अगला देख लेते हैं। स्केर्सली हैड शी फिनिश्ड रीडिंग द बुक देन द लाइट्स वेंट आउट ड्यू टू द स्टॉर्म, नो एरर। ये है इसमें 5 ऑप्शंस। ठीक है, तो स्केर्सली के जब भी हम यूज करते हैं तो उसके साथ कभी भी देन नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो एरर तो पार्ट सी में है क्योंकि हम स्केर्सली यूज कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब है सी। लेकिन जो देन की जगह यहां होना चाहिए वेन। तो वेन इसके साथ जाता है स्केर्सली के साथ। तो स्केर्सली और हार्डली के साथ हमेशा वेन होता है, और देन किसके आ जाता है, नो सूनर के साथ। ये आपको याद रखना है। नो सूनर के साथ अगर होगा तो देन आएगा, नहीं तो हार्डली और स्केर्सली आएगा तो वेन आएगा। तो इसका सही जवाब है सी। अगला देखते हैं एक और। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे इवनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है इसको हम एक ग्रुप मान लेते हैं, तो इसके साथ ये हैव नहीं जाता है कभी भी। इसको अगर हम एक यूनिट मानेंगे, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही जाएगा, तो हैज ही आएगा इसके साथ। तो एरर बी में ही है इसके अंदर, और इसका सही जवाब है बी। ठीक है, तो जब भी हम ईच ऑफ यूज करते हैं प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स के साथ, तब सिंगुलर वर्ब ही जाता है। तो हैव के जगह हैज होना चाहिए इसके अंदर। ये इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं। ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज ट्वाइस। तो इसमें क्या एरर है। तो दोस्तों, इसमें भी हैज और हैव वाला ही इशू है। इसमें हैज की जगह यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, तो वन ऑफ दोज ऑथर्स है ना, तो ऑथर्स है, प्लूरल है यहाँ पे, तो इसके साथ हमें हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो इसका भी सही जवाब बी ही है। और इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि ऑथर्स प्लूरल है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन द चैंपियनशिप मैच कंटिन्यूड विदाउट एनी इंटरप्शन। इसमें क्या एरर है। तो इसमें एरर है, ए में ही एरर है। इसका सही जवाब है ए। अब एरर क्यों है, क्योंकि जब डिस्पाइट होता है ना, तो डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, तो ऑफ ऑलरेडी है, तो ये वाला ऑफ जो है ना वो एक्स्ट्रा है, तो सीधा यही होना चाहिए, डिस्पाइट द हैवी रेन द चैंपियनशिप मैच कंटिन्यूड विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ऑफ ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए इसका सही जवाब है ए। तो अगर इंस्पाइट ऑफ होता तो ओके था, पर डिस्पाइट दिया है तो उसका मतलब ही इंस्पाइट ऑफ है,
इसलिए ऑफ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब इसका है वो होगा ए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये थोड़े आसान होते हैं। तो इंग्लिश में आपको देखो सबसे ज्यादा स्कोर करना है आपको इंग्लिश में ही। इंग्लिश में आपके पास टाइम भी बहुत है, 20 मिनट 30 क्वेश्चन करने के लिए। तो वहीं पे आपको फोकस रखना है और स्कोरिंग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत आसान होते हैं। क्वांट में कभी कभी टाइम लग जाता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी कभी पजल में आप फंस जाते हो, नहीं निकलती है तो आप परेशान होने लगते हो। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस सबसे पहले इंग्लिश में ही निपटा लो, सबसे ज्यादा नंबर इसमें ही आने चाहिए आपके, ठीक है। The government's decision to dash subsidies for the fossil fuels has drawn up sharp criticism from the opposition parties. तो इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, कर्टेल। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज को, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा जिसको क्रिटिसिज्म बनता होगा, तो सब्सिडीज बढ़ाएंगे तो क्रिटिसाइज क्यों करेंगे, पब्लिक के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो अगर ऑगमेंट होगा तो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सिडीज बढ़ा रहे हैं, तो उसका आंसर वो नहीं हो सकता। कब नेगेटिव चीज की है कोई तो सब्सिडीज कम की है, तो कर्टेल का मतलब होता है कम करना। तो कर्टेल इसका सही जवाब होगा। इसका आंसर है कर्टेल। बहुत आसान होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें। ठीक है, तो रिड्यूस होगा क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा है किसी चीज का। अगला देख लेते हैं। हर डैश अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प द टीम नेविगेट द सडन क्राइसिस विदाउट पैनिकिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। किसी भी चीज को प्रैक्टिकल अप्रोच होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाएगी ना, कि थ्योरी बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल है कि लाइफ में क्या चल रहा है उसको हम प्रैक्टिकल है। तो इसलिए प्रैग्मेटिक ही एक पॉजिटिव जो है इन सब में से, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है ना, ये सारे नेगेटिव वो हैं वर्ड्स। तो प्रैग्मेटिक ही एक लौता पॉजिटिव अप्रोच है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो इसका आंसर है प्रैग्मेटिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए। The speaker's dash remarks regarding the marginalized community deeply offended the members of the audience. तो इसके अंदर क्या आएगा? तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, रिमार्क्स जो हैं वो ऑफेंड कर रहे हैं, किसी दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हैं। तो कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री तो मतलब भाई उसके फेवर में बोल रहे हैं, इनॉक्वस नहीं होता, इरिटेटिंग होता है। मतलब डेरोगेटरी मतलब होता है जो बिल्कुल ही नीचा दिखाने वाले रिमार्क्स होते हैं। तो डेरोगेटरी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, तो ये सी इसका सही ऑप्शन रहेगा, डेरोगेटरी। ठीक है, अगला देखते हैं। द न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू डैश द डेटा एंट्री प्रोसेस देयर बाय सेविंग आवर्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है, ये डेटा एंट्री प्रोसेस को कुछ कर रहा है जिससे कि आवर्स बच रहे हैं, यानी एफिशिएंसी बढ़ रही है काम की, काम जल्दी होने लग गया डेटा एंट्री प्रोसेस से। तो ये एक्सपेडिट कर रहा है, एक्सपेडाइट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेडाइट इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन सही जवाब है। एक्सपेडाइट मतलब तेजी लाना किसी चीज के अंदर, या उसको प्रोसेस को स्मूथ कर देना। तो एक्सपेडाइट ही इसका सही आंसर होगा। ओके, तो लास्ट देख लेते फिल इन द ब्लैंक। द रॉन्गली अक्यूज मैन वाज फाइनली डैश फ्रॉम ऑल द चार्जेस आफ्टर रियल कल्प्रिट कन्फेस द क्राइम। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अपना स्कोरिंग साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो रॉन्गली एक्यूज्ड मैन है, गलत इल्जाम लगाया गया है, उसको छोड़ दिया गया है जब असली कल्प्रिट ने अपने आप मान लिया कि ये मैंने किया था। तो छोड़ने का क्या है कि किसको छोड़ा गया है। ठीक है, तो कन्विक्ट हो गया तो मतलब सजा मिल गई। एक्सोनरेटेड का मतलब होता है छोड़ दिया गया, उसको बली कर दिया गया। तो ये बाकी सारे भी आपको रिमाइंड, रिमांडेड, इंडिकाइटेड, इंसनरेटेड, तो ये सारे नेगेटिव है, उनको मतलब सजा दी गई है। एक्सोनरेटेड का मतलब है कि उसको छोड़ दिया गया, तो इसका सही जवाब है बी, एक्सोनरेटेड। ठीक है, अब वर्ड स्वैप करके देखते हैं कि वर्ड स्वैप कैसे होते हैं। अगले पांच हम ये करें, सेंटेंस में दो वर्ड बदले जाएंगे तो उसका मीनिंगफुल मतलब बनेगा, नहीं तो सेंटेंस का मतलब नहीं है। तो देख लेते हैं पहला। द कमिटी हैज प्रपोज्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द वेंचर। तो इसमें क्या चेंज होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल है। कमिटी ने प्रपोज किया एक नई स्ट्रेटेजी जिससे कि मिटिगेट करे जाएंगे, रिस्क को कम करा जाएगा जो कि एसोसिएटेड है किसी भी वेंचर से। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका सही जवाब है ई। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। द वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अडॉप्शन चेंजेस टू द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी।
तो दोस्तों इसमें लास्ट का आप देखोगे चेंजेस टू द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, ये तो बिल्कुल सही बन रहा है। जो शुरू वाला है वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, मतलब क्या, वाइड स्प्रेड यूज होता तो मानता भी मैं, ठीक है। वाइड स्प्रेड के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब ये तो चेंज होगा। तो ए के साथ कौन सा चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है या डी? तो अगर हम डी के साथ करेंगे तो नहीं कुछ बनेगा। द इकोनॉमी ऑफ इंटरनेट बोर्ड ऑफ अडॉप्शन ऑफ वाइड स्प्रेड, लास्ट में आ जाएगा डिजिटल वाइड स्प्रेड, कुछ मतलब नहीं बनेगा सेंटेंस का। तो इसका सही जवाब है ए, और बी को स्वैप करेंगे हम, द वाइड स्प्रेड की जगह आ जाएगा अडॉप्शन। द अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट वाइड स्प्रेड चेंजेस टू द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल सही बन रहा है। ये बहुत आसान है। आप अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी होगी आपने, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पेपर का लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा, क्योंकि पिछले सालों में मैंने 6-7 सालों का देखा पेपर, तो काफी मीडियम लेवल का ही है। ना तो बहुत आसान है, ना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल मीडियम ही लेवल रखा गया है इस एग्जाम का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। द कंपनीज डिसीजन टू मर्ज विद इट्स राइवल सिग्निफिकेंटली एनहांस इट्स मार्केट शेयर। तो क्या इसका मीनिंग बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। द कंपनी का जो डिसीजन है बी के साथ मर्ज करने के लिए, उतने राइवल के साथ मर्ज करने के लिए, उसकी मार्केट शेयर को एनहांस कर देगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सी इसका सही जवाब है। ठीक, अगला देखते हैं। स्ट्रिक्ट implemented are being measures to ensure compliance with the new regulations। तो पढ़ने में पता चल रहा है कि सेंटेंस गलत है कुछ, ठीक है ना। और लास्ट का पढ़ोगे, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द न्यू रेगुलेशंस, ये भी आपको ठीक से ही लगेगा। तो इसके अंदर जो सही जवाब है, ये इन दोनों को ही स्वैप करना है। स्ट्रिक्ट मेजर्स यानी कि स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए गए हैं, आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, टू एंश्योर कंप्लायंस विद द न्यू रेगुलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी, ए और बी इसका सही जवाब है। The primary focus of the project is to alleviate poverty in rural areas through sustainable agriculture। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब बन रहा है इसका, तो कोई चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है कि प्राइमरी फोकस जो प्रोजेक्ट का था वो पॉवर्टी एलिवेशन था, और कैसे था, टू थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बिल्कुल ठीक है ये भी, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक फ्रेज को रिप्लेस करना है, फ्रेज में जो हाईलाइट किया गया है उसमें कुछ एरर है। द मैनेजर वॉज एंग्री ऑन द एम्प्लॉय फॉर अनएक्सपेक्टेड डिले इन सबमिटिंग द क्वार्टरली रिपोर्ट। तो ऑन द एम्प्लॉय होगा या क्या होगा? तो दोस्तों इसके अंदर ऑन की जगह जो है ना विद होगा। एम्प्लॉय से वो नाराज हैं तो विद द एम्प्लॉय है, इसका हमेशा यही रखना है आपको, विद द एम्प्लॉय इसका सही जवाब है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो है वो एंग्री के बाद हमेशा विद ही आएगा, कि एंग्री विद होता है, ठीक है। एंग्री जहां भी आएगा, या हैप्पी विद, ठीक है। तो ये इसके साथ प्रीपोजिशन विद ही आएगा इसके अंदर, ठीक। और अगर कोई पर्सन की जगह किसी सिचुएशन से या किसी चीज से होगा एंग्री, तो वो एट और अबाउट की, एट द सिचुएशन कैसी थी, ठीक है ना, या किसी चीज से नाराज थे, वो पर्सन होगा तो विद होगा, नहीं तो जो होगा एट या अबाउट यूज कर सकते हैं। ही इज लिविंग इन द सिटी सिंस 2015 एंड नोज ऑल द लोकल मार्केट वेल। तो इज लिविंग इन दिस सिटी, तो ये सही है कि नहीं, ये अब देखो। तो ये कंटिन्यूअस है, रह रही है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हैज बीन लिविंग होगा, वो कंटिन्यूअसली रह रही है, तो कंटिन्यूअस लिविंग वाला ही इसमें आएगा। हैज बीन लिविंग इन द सिटी, इज लिविंग नहीं होता, हैज बीन होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, हमें पता है, ठीक है ना, टेंस जो हम यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, आसान है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। तो टू मीट यू सही है कि नहीं, ये देखना है आपको। इसका सही जवाब है टू मीटिंग यू। मीट नहीं होता, टू मीट यू नहीं, टू मीटिंग यू
एट द एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है ना। तो जब लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीपोजिशनल फेज आ जाता है फ्रेज, तो टू फंक्शंस के साथ प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। देयरफॉर मस्ट बी फॉलोड बाय जेरेंड वर्बिंग, आईएनजी लगाने वाला होना चाहिए। तो मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा, ठीक है। तो गो नहीं होगा, गोइंग होगा, ऐसे। ओके। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस रूम व्हेन द प्रेजेंटेशन बिगेन। तो नो सूनर वाला मैंने आपको भी पहले भी क्वेश्चन में बताया क्या होता है। नो सूनर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को मैक्सिमम पता चल जाएगा आसानी से। इसका सही जवाब है नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है। मैंने क्या बताया, नो सूनर जब भी होगा तो देन आएगा, तो देन द प्रेजेंटेशन बिगेन आ जाएगा, ठीक है। तो हार्डली ही एंटर्ड अगर होता तो व्हेन ठीक था, लेकिन नो सूनर है तो देन आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द पैनल मेंबर आस्क्ड वेयर वाज ही गोइंग विद हिज करियर प्लान। तो वाज ही गोइंग विद हिज करियर प्लान आएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब ये है कि वॉज ही नहीं होगा, ही वॉज होगा, ही वॉज गोइंग विथ हिज। क्योंकि ये, ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है, इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तो इस वजह से इसके अंदर असर्शन आएगी ही वॉज, ना कि वॉज ही, ठीक। भी पैरा जंबल्स हैं, ये आपको 5 मिनट या 2 3 से 4 मिनट लगा के आप इसे ढंग से पढ़ के ना इसको अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं 5 के 5 ऊपर लिखे हुए हैं, 21 से 5 इसी से सॉल्व होने वाले हैं, और ये फ्री के मार्क्स है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपको एक बार आइडिया लग गया ये सही है, तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। और अगर आपने ये गलत बना लिए तो 5 नंबर के 5 ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डरिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो एक बार ये पढ़ लो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ लाइनें, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको अरेंज कैसे करना है। तो ए लाइन क्या करिए, ए द शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रूशियल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। बी कह रहा है फॉसल फ्यूल्स हैव बीन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज, हाउएवर देयर environmental impact has led to a search for cleaner alternatives. Solar and wind power are now becoming easily viable, increasingly viable and cost effective. Consequently, many countries have been investing heavily in greener technologies. तो इसको अपने पैराग्राफ की फॉर्म में बनाना है जिससे कि वो मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है ना, कोहेरेंट बन जाए, सही ऑर्डर में हो चीजें। तो आप एक बार इसको करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और कैसे करना है ये भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले ए सेंटेंस को देखो आप, दिस शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो कोई शिफ्ट हो रही है चीज, उसकी वजह से ये आगे की लाइन आ रही है कि किस चीज में शिफ्ट होने की वजह से क्रूशल ये रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो रहा है, ठीक है। तो ए तो पहली सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शिफ्ट हो है वो इससे पहले आएगा, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इस शिफ्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ये लाइन से, उससे क्या हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट नहीं हो सकती। बी देखते हैं, फॉसल फ्यूल्स हैव बीन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ये हो सकती है, ये किसी को लिंक नहीं कर रही है ऊपर या नीचे, तो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। फिर क्या आता है, हाउ एवर। अब हाउ एवर आके ये क्लियर हो गया, ये पहले नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये किसी चीज का अगेंस्ट बोल रहा है ये, तो उसका हाउ एवर इसने यूज करा है। तो ये लाइन भी पहले नहीं हो सकती, क्योंकि हाउ एवर यहां पे आ गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सोलर एंड विंड पावर आर नाउ इंक्रीजिंगली वायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकती है। लास्ट वाली नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कंसिक्वेंटली लिखा है, मैनी कंट्रीज आर, मतलब किसी चीज के रिजल्ट में मैनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ये ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, ये हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। और ये भी उसी की बात कर रहा है, तो ये तो इससे पहले आएगा, लेकिन सबसे पहली सिचुएशन यही है कि फॉसिल फ्यूल्स हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं सालों से, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट मेरी हो गई बी। दूसरी कि हाउ एवर देयर इम्पैक्ट
हैज लेड टू सर्च फॉर क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स चल रहे हैं सेंचुरी से, लेकिन इनका जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसकी वजह से लोग क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स को सर्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, बी के बाद आ जाएगा सी। फिर ये बात कर रहा है कि क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स, यहां पे खत्म हो गया क्लीनर ऑल्टरनेटिव। क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं? सोलर, विंड पावर। तो ये अगली आगे मेरी, सोलर एंड विंड पावर आर नाउ इंक्रीजिंगली वायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो बी सी डी आ गया। ठीक है, जब सोलर और विंड एनर्जी, पहले हम बात कर रहे थे फॉसिल फ्यूल की, फिर हमने बात करी सोलर एंड विंड की। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये शिफ्ट है, यही शिफ्ट ए स्टेटमेंट हमारी बता रही है। दिस शिफ्ट टुवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी इज क्रूशियल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये फिर मेरा आ जाएगा ए। और लास्ट में बचा, इसी वजह से मैनी कंट्रीज हैव हेवीली इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो मेरा सीक्वेंस बना बी सी डी ए। बहुत आसान है, कुछ वर्ड्स आपने देखने जैसे हाउएवर, कॉन्स्टिट्यूएंटली, दस। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट शुरू में नहीं आ सकते। दस मतलब कंक्लूजन है, लास्ट में आएगा। कॉन्सिक्वेंटली लास्ट में आएगा, ऐसे। इसी वजह से ये वाले वर्ड्स को आपको फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने बना लिया अपना बी सी डी ए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या होगा, इसके अरेंजमेंट का बी होगा। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट थी। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कर रही है मेन सब्जेक्ट, जो कि फॉसिल फ्यूल्स का शिफ्ट है। फिर उसके बाद पूछा सेकंड कौन सा है, सेकंड क्या थी, बी सी। सी थी सेकंड हमारी, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रही है फॉसिल फ्यूल जो थे वो प्राइमरी सोर्स थे, लेकिन उनका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी था, जिसकी वजह से क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स। तो सी हमारी सेकंड हो गई। फिर थर्ड कौन सा था हमारा, डी, सोलर की। और क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स पे छोड़ा था, फिर हमने देखे कौन कौन से क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये दोनों हैं। तो इसका सही जवाब हो गया डी। फिर फोर्थ कौन सी थी, ए की शिफ्ट, हम उसको बता रही थी कि ये वाला इसमें शिफ्ट है। तो दिस शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो ए हमारी फोर्थ स्टेटमेंट हो गई। और लास्टली हमारी थी कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसकी वजह से, जो कंक्लूड कर रहा है वो स्टेटमेंट को। तो लास्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी E। मेरे हिसाब से पेपर में फिल इन दी ब्लैंक्स जो हमने पीछे करे, वो 5 नंबर और ये 5 नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त के दिए गए हैं। ये आपको करने ही करने हैं, बहुत इजी हैं ये। इनको थोड़ा सा टाइम दोगे आप कर पाओगे। फिल इन दी ब्लैंक्स तो बहुत ही आसान है, आप देखते कर लोगे। इसमें आपको 2-4 मिनट आपको लगाने हैं, आराम से अरेंज करना है, ताकि आपके 5 नंबर पक्के हो सके। ओके, अब आते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन पे। तो ये पैसेज है, आप इसको रीड करिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 26 से 30, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप। बैंक्स आर लेवरेजिंग एआई एल्गोरिथम्स टू डिटेक्ट fraudulent activities, optimize investment portfolios, enhance customer service through automated chatbots. However, adoption of AI is not without challenges. Concerns regarding data privacy, algorithmic bias, and the potential displacement of human workers remain prominent. Regulators are now tasked with formulating frameworks that foster innovation with strictly safeguarding consumer. तो AI आजकल द कीवर्ड है, द बज़वर्ड है, इसलिए मैंने इस पे ही चुना है ये पैराग्राफ। तो पढ़ लीजिए आप, आपको मैं देता हूँ 30 सेकेंड्स, दोबारा से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज, पैसेज का फोकस क्या है, द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस बाय एआई। फोकस थोड़ी है, ये रिप्लेस थोड़ी करने की बात कर रहा है कि हो सकता है पोटेंशियल, पर ये फोकस एरिया नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद है द इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। ये हो सकता है, क्योंकि पहले वो इम्पैक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे कि बैंक्स कैसे कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और बाद में उनमें चैलेंजेस क्या क्या हैं एआई को यूज करने के। तो ये हो सकता है, इसको हम होल्ड रखते हैं। हाउ एआई चैटबॉट इंप्रूव ब्रांड प्रॉफिटेबिलिटी, ये फोकस नहीं है। ठीक है, एक लाइन में दिया हुआ है कहीं। द फेलियर ऑफ रेगुलेटर्स टू कंट्रोल, ये भी लास्ट में दिया हुआ है। तो ये फोकस एरिया नहीं, फोकस जो पूरे उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो बी है। तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है, आई होप सबने बी मारा होगा। और अब आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, कितने आप सही कर रहे हैं, कितने गलत। अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो जो के इसका, ये आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये कह रहा है कि द अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ यूज केस ऑफ एआई बैंक्स, की कौन सा नहीं मेंशन किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, ठीक है, तो डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज यहाँ दे रखा है। ऑप्टिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ये दे रखा है, यूज केस इसका। एनहांसिंग कस्टमर सर्विस थ्रू ऑटोमेटेड चैटबॉट्स, एनहांसिंग कस्टमर सर्विस दे रखा है, तो इसका सही जवाब है डी, जो कि प्रिंटिंग फिजिकल नोट्स, इसका यूज केस एआई का नहीं दे रखा है, तो इसका सही जवाब है डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज कंसर्न रिगार्डिंग एआई एडॉप्शन, कि इसके कंसर्न क्या है, कंसर्न कौन सी लाइन में दिए हुए थे, नॉट विदाउट चैलेंजेस, तो ये चैलेंजेस यहाँ है, द कंसर्न रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, ठीक है, एल्गोरिथमिक बायस एंड पोटेंशियल डिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन विद वर्कर्स, ये ठीक है। तो इसमें कौन सा कंसर्न है जो इसमें दे रखा है, सिर्फ एल्गोरिथमिक बायस है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है पैसेज में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो इसका सही जवाब है बी, एल्गो बायस। तो ये कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ रेगुलेटर एज पर द कंक्लूडिंग सेंटेंस, तो अगेन ये आपको दिख नहीं रहा है पूरा, पर मैं आपको बताता हूँ, रोल पूछ रहा है कि उनका रोल क्या है रेगुलेटर्स का इसके अंदर, ठीक है। तो आखिरी सेंटेंस में दे रखा है टू रेगुलेटर्स आर नॉट एज फॉर्मुलेटिंग फ्रेमवर्क्स टू फॉस्टर इनोवेशन वाइल सिक्योरिटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, तो बेन एआई कम्प्लीटली नहीं है, ह्यूमन वर्कर नहीं है, फॉर्मुलेटिंग फ्रेमवर्क्स ये बिल्कुल ऐसे सीधे उठा के लाइन दे रखी है। तो यार रीडिंग पैसेज भी आसान है, ये 15-20 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं इंग्लिश में, तो आराम से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं हम इंग्लिश का, जो फॉस्टर वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग क्या है, सप्रेस, एंकरेज, एनालाइज या डिमिनिश, तो इसका सही जवाब है इंकरेज। फॉस्टर का मतलब होता है उसको इंकरेज करना, फ्रेम इनोवेशन को, ठीक है, तो इनोवेशन दे रखा है तो इंकरेज करना है, फॉस्टर करना है, तो इंकरेज इसका बी सही जवाब है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का, मेरे हिसाब से मैं होता तो पहले मैं इंग्लिश ही करूंगा, और सबसे ज्यादा 20 मिनट तो बहुत है यार इंग्लिश के लिए, 26 मिनट का वीडियो अभी तक हुआ है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, सब कुछ दिया, तब भी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिया सब सॉल्व। तो आप लोग 20 मिनट में आराम से 30 के 30 अटेम्प्ट कर सकते हो इसके अंदर। बाकी सेफ अटेम्प्ट्स की मैं वीडियो एक कल जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और कितनी कट ऑफ जानी चाहिए हर सेक्शन वाइज करेंगे हम। तो ये 30 में से आपके 25 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप ढंग से करोगे तो, ठीक है ना। बहुत आसान है, इंग्लिश में कुछ है नहीं ऐसा। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे क्वांट। तो क्वांट शुरू करते हैं, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिए मैंने, ठीक है। तो 20 मिनट है आपके लिए। क्वांट में सेफर जो है अराउंड 25 होने चाहिए। मैं आपको अगली वीडियो में एग्जैक्ट पिछले साल के सारी कट ऑफ के साथ ये आपको बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी कितनी रहनी चाहिए। तो देखते हैं क्वांट में कौन से करने हैं, और मैं आपकी जगह होता हूँ कौन से पहले करता हूँ वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। ओके, तो पहले सीरीज है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहली सीरीज है 5, 6, 14, 45, क्वेश्चन मार्क 90, 25, देख लीजिए। अगर मुश्किल लगे तो स्किप करना है आपने, ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं सोचना है किसी क्वेश्चन में। हम्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो C184 है। अगर आपने, मैंने पहले बता दिया, तो आप वीडियो पॉज कर लो हर क्वेश्चन के बाद, ताकि आपको टाइम और मिल जाए आपके हिसाब से। तो अब ये कैसे है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 5, 6, 14, 45, तो इसमें आप ट्रेंड देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये पहला, मैं बता, तो आप इसे स्किप भी कर सकते थे, क्योंकि सीरीज वाले जनरली मैं होता पर्सनली लास्ट में करता कॉन्ट में, सीरीज वाले में, क्योंकि पता नहीं होता कौन से तरीके की सीरीज आ जाए, डिफिकल्ट आ गई तो आप सोचते रहोगे, ठीक है। मैं इसे लास्ट में करता, डाटा इंटरप्रिटेशन के पहले करता, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पिछले नंबर को 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 ऐसे है, और पिछले नंबर को इससे, जो अगला नंबर निकाल रहे हैं पिछले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और +1, तो 5 × 1 + 1, तो ये हो गया 6। ऐसे ही 6 × 2 हो गया 12, +2 14, ठीक है। फिर 14 × 3 हो गया 42, +3 45, ऐसे ही 4 × 45 +4, ठीक है, तो ये हो गया 180, 45 × 4 +4, तो इसका सही जवाब हो गया 184। डिफिकल्ट था, स्किप करा जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 12, 12, 24, 72, 288 और फिर क्वेश्चन मार्क, तो इसका आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1440। देख लेते हैं कैसे। तो पैटर्न क्या है, इंटू वन, इंटू टू, इंटू थ्री। ठीक है, तो क्या है, जो पिछले नंबर को यही सेकंड से शुरू करें, 3 4, तो इसको यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करा तो 12 ही आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 24 आ गया, 24 इंटू 3 72 आ गया, 72 इंटू 4 288 आ गया। ठीक है, तो अब 288 इंटू 5 कर लो आप, 544, 1440 इसका सही जवाब। ठीक है, ये किया जा सकता था फिर भी। अगला देखते हैं, 18 20 26 38 और 88। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 58। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस हैं इनके हम यहाँ देखते हैं, इनका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 12, फिर आगे का है देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका सेकंड लेवल डिफरेंस अगर निकालूंगा तो 4 और 2 4 है इसका, और इनका 6 है। ठीक है, तो अगला डिफरेंस जो आना चाहिए वो मेरा होगा 8। सेकेंड लेवल डिफरेंस इसको बोलते हैं हम, दूसरे लेवल का। तो फर्स्ट लेवल पे 8 में ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो 12 और 8 हो गए 20, तो 20 इसमें ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। तो 58 इसका सही जवाब है। ठीक है ना, तो 58 और 88 में फिर वही 30 आ गया, फिर सेकंड लेवल डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये सीरीज है, थोड़ा टफ है, सेकंड लेवल डिफरेंस पे बेस्ड है, पर इसका सही जवाब है 58। ये भी आप छोड़ सकते थे। ठीक है, अगला 250, 235, 205, 160, 25। 30 सेकेंड सोचना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, आसान वाले पहले करने हैं फिर हमने। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका सही जवाब है B100। ये कैसे आया ये देख लेते हैं। ठीक है ना, तो जो है ना सीरीज 15 के मल्टीपल में डिक्रीज हो रही है, तो इसमें से 15 लेस, फिर अगले वाले में से 30 लेस हो गए। ठीक है ना, 30 का डिफरेंस है इन दोनों में, फिर इनमें 45 का डिफरेंस है, तो अगला 60 का डिफरेंस होगा तो 100 ही होगी, 100 में से फिर अगला 75 का डिफरेंस होगा तो 25 होगी। तो 15 का मल्टीपल हम लेस कर जा रहे हैं हर बारी। पहले वाले में 15 लेस करे फर्स्ट मल्टीपल, फिर सेकंड मल्टीपल 30 लेस करे, फिर 45 लेस करे, फिर 60 लेस करे, फिर 75 लेस करे। तो इस तरह से डिक्रीजिंग सीरीज बन रही है 15 के। ये आसान था, ये जा सकता। 4 7 13 25 49, फिर क्या नेक्स्ट नंबर होगा। तो गाइस इसका सही आंसर है C97। तो ये देख लेते हैं हमने कैसे करा है इन्होंने। ठीक है, तो मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करके -1 हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस नंबर को, पहले नंबर को छोड़ दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 8 -1 7 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 14 -1 13 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 26 -1 25 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 50 -1 49 आ गया। ठीक है ना, तो फिर अगला अगला क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आएगा, -1 करेंगे तो 97। तो सही जवाब है 97C। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता था। अगला कर लेते हैं हम, रिलेशन अगेन। इसे टाइम कंज्यूमिंग है, लास्ट में रखूंगा मैं इनको सॉल्व करने के लिए, मैं अगर अटेम्प्ट करूंगा तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेशनशिप बनानी है हमें एक्स और वाई में, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक ये और एक ये। तो एक्स और वाई के रिलेशन बताने की क्या होगा, तो आप सॉल्व करिए, इक्वेशन सिंपल सॉल्व करनी है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है इनमें। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है कि ट्रिक लगाया जाए, टाइम बचाया जाए इनमें। ठीक है ना, नॉर्मल करोगे तो हो जाएगा, ट्रिक के चक्कर में कंफ्यूज ही होगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली क्वेश्चन में 30 है, वही हम जो कंसेप्ट लगाते हैं ए इंटू बी और ए प्लस बी वाला, उसके हिसाब से 6 और 5 इसके जो ऐसे फैक्टर है जिनका सम 11 -11 हो जाएगा, तो -6 -5। तो एक्स हो गया मेरा 6 और 5 पहली इक्वेशन से। ठीक है, ऐसे ही वाई 56 है यहाँ पे मेरा। तो 56 के कौन से होंगे, 7 और 8, जिनको हम ऐड करें तो 15 आ जाए, तो 7 और 8 आ गया भाई। तो अब x जो है वो मेरा, y x 6 और 5 है, y 7 और 8 है, तो x जो है वो छोटा ही होगा मेरा हर केस में, तो c इसका सही जवाब है।
एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान है। अगला देख लेते हैं, सेम इक्वेशंस दो दे रखे हैं, देखिए इनमें से आप निकाल पाते हो कि नहीं। हम्म। तो इसके आप फैक्टर्स बना लोगे, तो वही 12 है ना ये, तो ये, एक मिनट, तो 12 है ये, तो ये वही 4 और 3 की टर्म में स्प्लिट होगा, तो आपके फैक्टर आ जाएंगे 2 और 1.5 या 3/2, जो भी ये आ जाएगा एक्स, और वाई आ जाएंगे आपके 2 और 1। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका या तो एक्स बराबर है वाई के 2, या फिर कोई रिलेशन नहीं है, तो बराबर है, तो ये ई इसका सही जवाब होगा, या नो रिलेशन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो वही है, एक्स 2 और 1.5 आ गया, और ये 2 और 1 आ गया। ठीक है ना, तो बोथ रिलेशन एग्जिस्ट हैं, तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। ठीक, अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और √64। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से करना, आप गलत मार्क कर सकते हो इसमें। हम्म। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो एक्स आपका क्या आ जाएगा, +-8। ठीक है, और वाई जो है वो √16 है। जब √64 हो जाता है, तो इसमें माइनस वाला आ ही नहीं सकता। ठीक है, वो आई एयोटा वाली टर्म्स में हो जाएगी, तो वाई हमेशा हमारा पॉजिटिव वाला 8 हुआ। ठीक है, तो +-8 है और 8 है, एक्स या तो 8 वाई के बराबर है, या -8 है तो लेस है। ठीक है ना, तो ये इसका डी वाला इसका जो है मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर से क्वेश्चन आ गई, ये और ये सॉल्व कीजिए। तो देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू, इसमें आ रहा है मेरा -6 और -4। ठीक है, सॉल्व करने पे, ठीक है, 6 और 4 ही बन रहे हैं ना, 10 हो जाएगा। और वाई हमारा आ रहा है -8 और -6। ठीक है, तो एक बारी तो एक्स के बराबर है, या फिर एक्स जो है वो बड़ा है, तो एक्स बड़ा है या इक्वल है, तो ये वाला होगा, तो बी इसका सही जवाब। अगला देखते हैं, फिर से यही इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। फैक्टर्स आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस में हो गए तो। एक्स यहाँ पे या तो मेरा है 2 और 4/3, और यहां से मेरा आ रहा है वाई 3 या 5/2। ठीक है, तो ये हो गया 1.33, ये हो गया 2.5। ठीक है, तो ये y हमेशा बड़ा ही है x से। ठीक है ना, तो y इज ग्रेटर देन x, तो इसका सही जवाब हो गया ए। नहीं सॉरी, ये x ग्रेटर है, तो सॉरी y इज ग्रेटर देन x, तो ये c इसका सही जवाब हो गया, c। ठीक, अगेन मैं ये क्वेश्चंस लास्ट में करता, ये वाले क्वेश्चन जब आएंगे 5, ये अप्रोक्सीमेशन वाले आसान है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा और डीआई पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाले हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन दे रखी है, तो ये तो पूरा पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है बस। ठीक है, तो निकाल लो आप फटाफट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। 25% ऑफ 800 लिख सकता हूं मैं, यानी 1/4 ऑफ 800, तो ये हो गया 200। ये वाली पार्ट तो हो गया 200, और ये है 15 × 12, ये बहुत आसान है, 180, तो 380 इसका सही जवाब हो गया। तो मैं ये करता, अंडर 30 सेकंड से ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 114 इज इक्वल टू दिस दिस दिस, इसके अंदर ये निकालना है हमें, तो देखते हैं इसका सही जवाब कैसे निकलेगा।
चलो देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐसे रहने देते हैं। 114, ये हो गया 35 × 14, और ये हो गया माइनस में 15। तो 35 × 14 था 7 और 42, 490 -15। ठीक है, तो ये हो गया 490 -15, 475 -140, 114, तो होगा 361। तो 361 का अंडर रूट क्या है? 19। तो इसका सही जवाब है सी, 19। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल कैलकुलेशन करो तब भी इसके अंदर आंसर निकल रहा है। अप्रोक्सीमेट ही तो करना है बस, और क्या। अगला देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 18 का स्क्वायर है, सबको पता है 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 324, और 14 का स्क्वायर हो गया 196। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 520 + 234, 754। सॉरी ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है। 324 -196, तो ये हो गया 128 + 234, 362 इसका सही जवाब है, सी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके अंदर निकालिए। यही ऐसा लिख लूंगा मैं इसको सिंपल, ठीक है। तो ये तो 15 से 90 हो गया, और ये 3 8 5 35 और 90, 125, बी इसका सही जवाब है, ठीक। इसका करिए। बहुत आसान है। 1024, और ये वन, √1024, √1296, तो ये 32 का होता है। ये तो 2 की पावर्स ही है ना यार, ये तो ये याद ही होगा सबको, ठीक है ना। और 1296 36, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो ये 6। इन दोनों को ऐड करा, 36 और ये हो गया 68, और ये 112 में से माइनस कर दिया, तो 32 और 12 44। इसका सही जवाब है बी, 44। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही है, फटाफट ही हो जाना है, और कुछ इसमें मतलब गलत होने के चांस बहुत कम है, ठीक है, और फंसने के चांस भी बहुत कम है। तो देखते हैं, ये आपको टेबल दे रखा है, डेल लैपटॉप्स, एचपी लैपटॉप्स, स्टोर कौन कौन से में कितने बेचे गए, ठीक है। तो बस ये आपको दे रखा है, ए स्टोर ने इतने डेल के बेचे, इतने एचपी के बेचे, बी ने इतने, ऐसे ऐसे है ये, ठीक है। टोटल अगर डेल के निकालने हैं तो यहाँ सम कर लूंगा मैं। अगर मेरे को टोटल एक स्टोर ने कितने बेचे, तो मैं यू इधर रो का सम कर लूंगा, यहाँ पे निकाल लूंगा फिगर्स, ठीक है। ये इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबको होनी चाहिए। तो रेशियो ऑफ डेल लैपटॉप स्टोर्ड बाय स्टोर्स ए एंड बी टुगेदर टू एचपी लैपटॉप्स सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। तो डेल लैपटॉप्स जो ए और बी ने बेचे, ये, तो आप इसमें जीरो भूल जाओ क्योंकि बाकी तो सब वो सिंपल ऐड हो जाएगा, जल्दी आसानी होगी आपको ऐड करने में ना, ठीक है ना। तो ये 5560 हो गए,
पहला। और दूसरा क्या है, सीओडी ने एचपी के कितने बेचे, तो ये वाला, सीओडी ने एचपी के कितने बेचे, तो ये हो गया 36, तो 360। तो ये रेशियो मेरा बन जाएगा, 4 से कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 114, और ये हो गया 9। तो 14:9, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला देखते हैं, एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर बी इज व्हाट। एचपी लैपटॉप स्टोर बाय स्टोर बी, तो बी में एचपी लैपटॉप कितने बेचे, 280। ये लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन एचपी लैपटॉप स्टोर्ड बाय स्टोर ए। तो ए ने कितने बेचे एचपी के, 160। बस ये निकालना है। 7/4 हो गया, तो कितने उसने ज्यादा बेचे, 3/4, यानी 75%। -1 कर देंगे ना, 75% जो हो गया मेरा, इसका सही जवाब हो गया, 75% ज्यादा बेचे। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल 4 स्टोर्स। ठीक है, तो एवरेज निकालनी है डेल लैपटॉप्स की। ठीक है, कि चारों ने कितने लैपटॉप की औसत संख्या क्या रही। तो इन सबको ऐड कर दो, जीरो भूल जाओ भाई, जीरो हम लगा देंगे बाद में। 24 और 32 सीधा ऐड करो, ओरली, ऐसे लाइन से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा ऐड करो। 24 और 32 हो गए 56, 56 और 18 हो गए 74, और 36 हो गए 110। तो 110 यानी 1100 टोटल बेचे, डिवाइडेड बाय 4। ये आप कर लोगे। 275 इसका सही जवाब हो जाएगा, सी 275 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी, सी ने ये बेचे टोटल भाई 18 और 22, ये हो गए 400। इस बार परसेंटेज ऑफ टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर डी, डी और ये हो गए 500। सिंपल है, 4/5 हो गया 80%। सी 80% इसका सही जवाब है। आसान है ये वाले, इसलिए मैं ये सबसे पहले करूंगा अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप डेल लैपटॉप्स एंड एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय आउटसाइड, ये टोटल निकालना पड़ेगा उनका, फिर डिफरेंस करना पड़ेगा। तो डेल का तो हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है ना, 56 और ये टोटल 1100 थे। ठीक है, इनका कर लेते हैं 16, ये हो गए 44, 66 और 80, तो ये 800 हो गए। तो टोटल 300 का डिफरेंस है। सी इसका आंसर, बहुत आसान है, सिंपल, जीरो भूल के टोटल कर लो यार, ओरली ऐड हो जाएगा। अगला देखते हैं डीआई का, ये भी मैं पहले करता। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि स्कूल दे रखे हैं 4, और इनके टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दे रखी है। तो गर्ल्स की परसेंटेज दे रखी है, तो बॉयज की कितनी होगी, 100 माइनस कर लूंगा मैं इनमें से, तो 55% बॉयज है, यहाँ 45% है, यहाँ है 60%, और यहाँ है 40%। ये बॉयज की परसेंटेज होगी ना। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी एंड क्यू टुगेदर। तो पी एंड क्यू में कितने हैं, तो 55% ऑफ 800 जमा में 45% ऑफ 600, यही आंसर होगा। दो मल्टीप्लीकेशन करनी है, 440, और ये हो गया 440, और 270 को ऐड कर दो, 27, ये हो गया 5171। सो 710 इसका सही जवाब है। जीरो भूल के ऐड कर दो यार, सीधा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 20 710 सही जवाब है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल है। स्कूल आर में लड़कियों की संख्या स्कूल एस की लड़कियों से संख्या से कितनी प्रतिशत है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर, तो गर्ल्स आर में कितनी है, 40% ऑफ 1200। ठीक है, तो 40 क्या पता है मैंने आपको, लिखना 2/5 और 1200। 480 आ जाएगा इसका, ठीक है ना, 40% 48 हो जाएगा, सीधा 480 हो जाएगा। तो 48 है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल है, स्कूल एस में कितने हैं, 40% ऑफ 90, तो 2/5 ऑफ 900, 360। तो इनको डिवाइड कर दो, 480 बाई 360, 4/360,
थ्री इसका आंसर हो गया, तो 133% सही जवाब हो गया सी, इसका 133। डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल स्कूल टुगेदर। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो। ठीक है, नहीं तो बहुत सिंपल है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं स्कूल्स में टुगेदर में, उनका डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो इनको वही करना पड़ेगा, पहले गर्ल्स निकालनी पड़ेगी, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर गर्ल्स आएंगी उनका टोटल करो, फिर ऐसे ही यहाँ पे बॉयज आएंगे, जो मैंने परसेंटेज लिखी थी उसको मल्टीप्लाई करो या उसको लेस कर लो नंबर ऑफ गर्ल्स से, कैसे भी नंबर ऑफ बॉयज निकालोगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन बनेगी आपकी अल्टीमेटली थोड़ी, ये आप स्किप तभी कर सकते हो क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम बचा तो अब इसे कर लो। तो इसका सही जवाब है 20। ठीक है, तो सिंपल वही करना, मल्टीप्लीकेशन है, कैलकुलेशन है, स्पीड का खेल है सारा। तो इसका सही जवाब है सी, 20। रेशियो ऑफ गर्ल्स इन पी एंड एस टुगेदर टू बॉयज इन क्यू एंड आर टुगेदर, ये रेशियो क्या है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं, रेशियो ऑफ गर्ल्स इन पी एंड एस टुगेदर। तो पी की गर्ल्स कितनी है? 45% ऑफ 800, 45 इंटू 8, ठीक है ना, चार 360, और एस एस में कितनी है? 3/5 ऑफ 900, 180 इंटू 3, 540, 540, 900 है टोटल। ठीक है, टू बॉयज इन क्यू एन आर टुगेदर, अब बॉयज निकाल लो क्यू एन आर के, 45% ऑफ 45 इंटू 6, 270, और कहाँ की निकालनी है? बॉयज आर, आर में बॉयज कितने हैं? 60% ऑफ 1200, 720 हो जाएंगे, तो 720, 990। ठीक है, तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 10:11, तो बी इसका सही जवाब है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो आप ये जरूर करना। ठीक है, इफ 20% बॉयज प्ले क्रिकेट इन पी स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन पी स्कूल हु डू नॉट प्ले क्रिकेट। पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने, हमने बहुत बार ही निकाले, फिर दोबारा निकाल लेते हैं भाई। 55 इंटू 8, 440 है, इसके 20% क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते? तो 80% नहीं खेलते हैं, तो 4/5, तो 5, 88 इंटू 4, तो 32, 352, सी 352 इसका सही जवाब है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम थोड़े जो सीधा अर्थमेटिक या प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो पहला आप देख लो, ए दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है और 12% की छूट देता है, यदि वह 120 रुपए का लाभ कमाता है तो मूल्य ज्ञात कीजिए। A shopkeeper marks up the price of an article by 25% above the cost price and then offers a discount of 12%. What if he makes a profit of 120 in this transaction? What is the cost price? तो ठीक है, इसमें हम 100x मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस है उसका। ठीक है, तो मार्क्स अप बाय 25%, तो इसका 25% बढ़ा लेते हैं, तो मार्क का प्राइस हो जाता है मेरा 125 है। फिर वो 12% का इसका अंदर डिस्काउंट दे देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद 12%, इसका 12% कितना होगा? 125x का 12%, 15, तो 110x हो गया मेरा, 110x हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो मेरा हो गया 10x, और ये 10x इसके बराबर है 120 के, तो x मेरा हो गया 12, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हुआ? 12। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, आसान है, बस थोड़ा एजम्पशन ले लेनी है उसके अंदर हमने। ठीक, A can complete a piece of work in 24 days and B in 36 days.
They start working together, but after 6 days, A leaves. How many days will B take to finish the remaining work? A किसी काम को 24 दिनों में और B 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम कितने टाइम में बी को निकालने लगेगा टाइम करने में? ठीक है, तो ये बताना है आपको। हम्म। चलिए देखते हैं। तो एक 24 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/24 करेगा। बी 1/36 कर लेगा एक दिन में। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन में ये इतना काम कर लेते हैं। सॉरी, टू। तो 72/5 में ये पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो एक दिन में ये करते हैं 5/72 वर्क। ठीक है, 6 दिन में कितना कर देंगे? इंटू 6। फिर 5/12 वर्क पूरा हो चुका है मेरा 6 दिन के अंदर। अब बचा कितना है? 7/12 वर्क बचा है। और कितने दिन में निकालना है मेरे को? वो करेगा जो कि 36 दिन में करता है पूरा। ठीक है, तो इंटू 36, 21 डेज इसका सही जवाब। ठीक है, आसान है, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा। एक दिन में कितना कर रहे हैं बस वो निकाल लेता हूँ उल्टा करके, और फिर ऐड कर दो। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 दिन, बाकी बचा हुआ निकाल लो। आसान है, होगा ऐसे। A train 240 meters long crosses a vertical pole in 12 seconds. How much time will it take to cross a platform that is 360 meters long? 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? कर लीजिए टाइम। चलिए देखते हैं। अगर अगर आपको नहीं कर पा रहे हो साथ साथ, तो आप पॉज कर लिया करो वीडियो को। ठीक है, तो 250 मीटर्स की ट्रेन है, 12 सेकंड में खंबे को करती है, तो यानी 240 मीटर वो 12 सेकंड में कर लेती है। तो ये हो गई स्पीड, आ गई मेरी 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की। अब उसे प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है 360 मीटर का। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है? 360 मीटर तो प्लेटफॉर्म करना है, प्लस पूरी ट्रेन भी निकल जाए तो 240 मीटर ट्रेन के भी होंगे। तो ये जो होगा मेरा 600 मीटर उसे क्रॉस करना है, 20 की स्पीड है, डिवाइडेड बाय 20। 30 सेकेंड इसका सही जवाब है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाना चाहिए आसानी से। Difference between compound interest, simple interest on a certain sum is 10% per annum is 150 for 2 years. तो प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है, तो मूलधन का ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है ये वैसे। तो मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं, सिंपल है यार ये। फॉर्मूला लगाना है, 2 साल का जो सी आई माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का क्या होता है? पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। बस यहाँ से पी निकाल लेना है। तो 150 है डिफरेंस। पी आर कितना है? 10%। ठीक है ना, तो 1/10 का स्क्वायर हो गया, तो 100 हो गया। तो 15,000 रुपये हो गया इसका सही जवाब। सी 15,000 इसका सही जवाब है। आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। A vessel contains a mixture of milk and water in ratio 4:1. If 10 liters of mixture is withdrawn of 10 liter of water is added, the ratio becomes 2:3. What is the initial quantity? बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 का है। 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर पानी मिलाकर अनुपात 2:3 हो जाता है, तो प्रारंभिक मात्रा क्या है? वट इज द इनिशियल क्वांटिटी? ठीक है, तो ये निकालनी है। तो देख लेते हैं, तो पहले मिल्क
और वाटर देख लेते हैं। इनिशियली क्या था, 4x मिल्क है और x जो है वो वाटर है। फिर हमने क्या करा, 4x के अंदर से हमने 10 लीटर निकाल लिया मिक्सचर, ठीक है। तो 10 लीटर में से 8 लीटर तो मिल्क ही होगा क्योंकि 4:1 के रेशियो में, और 2 लीटर जो है वो मेरा होगा वाटर। और फिर हमने ऐड कर दिया 10 लीटर। फिर रेशियो क्या बन गया, 4x - 8 अपॉन x -2 + 10 हो जाएगा, तो +8 = 2/3। बस इसको सॉल्व करना है हमने, देखते हैं क्या आता है। 12x - 24 = 2x + 16, तो ये 10x = 40x = 4। तो इनिशियल मिक्सचर कितना था हमारा, 5x था ना, 4x ये और x ये, तो 5 × 4, 20 आ जाएगा इसका सही जवाब। बी, 20 इसका सही जवाब है। हम्म। हाँ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं। एबीसी स्टार्ट इन्वेस्टिंग 4,000, 5,000, 6,000। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्ट 2,000 मोर और बी इन्वेस्ट 1,000 मोर, सी लीव्स। टोटल प्रॉफिट 21,000 है पूरे साल का, तो शेयर ए का क्या होगा। ठीक है, तो ए बी सी 4, 5, 6 हजार लगातार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद जो है वो ए 2,000 और लगाता है और बी 1,000 रुपए निकाल लेता है, सी हट जाता है। तो कुल लाभ 21,000 है, तो हिस्सा निकालना है ए का। हम्म। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ए जो है वो 4,000 लगा रहा है, ठीक है। ये 12 महीने के लिए लग रहे हैं इसके। फिर 6 महीने बाद 2,000 और लगा देता है, ठीक है ना। तो 2,000 जो है वो उसके लग रहे हैं 6 महीने के लिए। ऐसे ही बी जो है वो 5,000 लगा रहा है 6 महीने के लिए, और फिर वो 1,000 विड्रॉ कर लेता है। तो यानी कि 4,000 वो लगा रहा है 6 महीने के लिए, ठीक है। ऐसे ही सी जो है वो 6 महीने के लिए लगा रहा है 6,000। तो अब ये 3 जीरो भूल जाओ और बाकी टोटल कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 36, इसका टोटल हो गया 30 और 24 54, और इसका टोटल हो गया 48 और 12 60। तो ये इस रेशियो में करेंगे, तो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 60:54:36, यानी कि 10:9:6 इस रेशियो में होगा। तो ए का कितना होगा, 25 इनका टोटल, और ए है 10, तो 10/25 ऑफ 21,000, 2/5, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं 5 से। 8,400 इसका सही जवाब हो गया, 4,200 × 2। ठीक, कुछ ट्रिक नहीं लगानी, सिंपल कैलकुलेशन है यार। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे ट्रिक लगा के, वहां कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिक लगेगी नहीं और आंसर निकलेगा नहीं। 4 year ago ratio of ages of A and B was 3:4. 4 years hence, 4 year hence the ratio will be 5:6. Find the present age of A. 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब 4 साल बाद अनुपात 5:6 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 साल पहले तो A - 4/B - 4 ये है हमारा 3/4, ठीक है। तो 4A - 16 = 3B - 12, तो 4A - 3B = 4, ये तो पहली बन गई हमारी। उसके बाद क्या है, 4 साल बाद A + 4/B + 4 = 5/6। कोई ट्रिक लगाने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 24, और ये हो गया 5B + 20, तो 6A - 5B = -4 आ जाएगा, ठीक है। अब ए निकालना है, तो इसको वही करेंगे हम, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 6 से, इसको 4 से, तो क्या नहीं, सॉरी, बी को एलिमिनेट करेंगे, तो इसको 5 से और इसको 3 से, ठीक है। तो देखते हैं 5 से क्या आता है, 20A - 15B
इज इक्वल टू 20। ऐसे ही 4 को 3 से कर रहे हैं, 18a माइनस 15b इज इक्वल टू -12। 2a इज इक्वल टू 32। तो ए हो गया मेरा 16। तो 16 साल है इसका सही जवाब। भाई ट्रिक लगानी है तो लगा लेना, अपनी अपनी वो है। मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करता, ट्रिक लगा के, टाइम वेस्ट नहीं करता, कंफ्यूजन नहीं करता क्रिएट अपने लिए। ठीक। Bag contains 4 red balls, 5 green balls, 3 blue balls. If 2 balls are drawn random, what is the probability of green ball? ये मैं जरूर करता क्वेश्चन, ये सिर्फ 30 सेकंड भी नहीं 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखते हैं कितनी जल्दी आप कर पाते हो। एक बैग में 4 लाल 5 हरी 3 नीली गेंदें हैं। ठीक है, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो इनका हरी होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो टोटल बॉल्स देख लेते हैं यार कितनी है। 9 3 12 है। तो पहली बॉल ग्रीन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/12, 5 में से 12 में से, फिर अब एक एक कम हो गई। ठीक है, तो 4 रैगिंग ग्रीन और कितने 11 में से, तो बस यही सॉल्व करना है। 5/33 इसका आंसर है ए। ठीक, ये तो बहुत आसान था। Circumference of a circle is equal to the perimeter of a square whose side is 22 centimeter. Find the area of the circle. एक वृत्त की परिधि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करिए भाई, सॉल्व करिए। चलिए करते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर साइड अगर 22 है तो पेरीमीटर कितना हो गया? 88। ठीक है ना। तो बस ये सॉल्व कर लो, यहाँ से आर क्या आ रहा है? 88/2 इंटू 22/7। आर आ गया मेरा 14। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, πr²। 22/7 इंटू आर ऐसे कर लो। ठीक है ना। तो 44 इंटू 14 क्या होगा, ये निकाल लो। 56 56 616 इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट जरूर करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वांट सेक्शन से। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पढ़ लो और फिर इसको सॉल्व करो, आंसर आप बताना। ठीक है, ये वीडियो हम परसेंटेजेस वाले में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन इलेक्शन ऑफ वन गॉट 55% वैलिड वोट्स, 20% जो है 7500 के वर इनवैलिड। नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट गॉट निकालने हैं हमें। ठीक है, दूसरे को कितने मिले। ऐसा मिलता जुलता करा था, सेम नहीं करा था। तो 20% इनवैलिड है वोट सबसे पहले, तो 20% कितने हो गए? 1/5 और 7500, 1500 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट है 6000। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर, एक को मिले 55%, तो दूसरे को 45% मिले, तो इसका 45%। 2700 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें क्या रेकमेंड करूंगा, क्वांट के सेक्शन में डीआई के क्वेश्चन आप पहले करो। जो ये ऐसे अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं परसेंटेजेस वगैरह के, ये फिर आप करो। ठीक है, डीआई के 10 आपने कर लिए, फिर आपने 10 इनके कर लिए, 20 क्वेश्चन आराम से। अब इसमें कट ऑफ निकल जाएगी, आपकी 5 या 6 नंबर जाती है इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ। इसके अंदर आपको यही पहले अटेम्प्ट करना है, इनइक्वालिटीज और सीरीज। सीरीज में यार अगर आसान है तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप टाइम वेस्ट ना करें। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा वहीं का वहीं उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सेक्शन को देखते हैं, जो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग वाला शुरू करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी का। 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्वांट की जगह पहले मैं रीजनिंग कर लेता, सबसे पहले इंग्लिश फिर रीजनिंग फिर क्वांट, क्योंकि इसकी एक तो वेटेज ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, ऊपर से अगर मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है तो 5 5 के सेट आने हैं या 3 के सेट आने हैं, तो इसके अंदर मेरे चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर मैं एक बारी सेट सॉल्व कर दूं। लेकिन ये डबल एज सोर्ड है। ठीक है, कि अगर इन केस मैं अगर अटक गया किसी उस क्वेश्चन में सेट बनाने में, तो दिक्कत आ सकती है, तो टाइम वेस्ट हो सकता है। 20 मिनट कैसे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आपका बन रहा है तो फटाफट बन जाएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल सेट वो देंगे नहीं आपको।
ये आपके 20 मिनट में करने हैं यार 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये बनाया गया। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, आसान होते हैं, ठीक है ना, सिलोजिम्स। तो देख लेते हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे, कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं। ओनली फ्यू ए आर बी, नो बी इज सी, कौन कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा वेन डायग्राम से करता हूँ। आप जिस तरीके से आपको सहूलियत है, जिस तरीके से आपको आता है, उसी से करिए। इस समय नया अटेम्प्ट ना करिए सीखने का, ठीक है। तो पहले कह रहा है ओनली फ्यू ए आर बी, तो कुछ, ये अगर ए है तो थोड़ा सा इसमें से जो ए वाले हैं थोड़े से वो बी हैं, ठीक है। नो बी इज सी, सी मतलब यहाँ पे कहीं है या यहाँ कहीं है, पर बी इस एरिया में नहीं हो सकता सी, जहां ज्यादा बी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी नहीं हो सकते, क्योंकि ये कुछ हिस्सा ए का बी के पास है और वो सी नहीं हो सकते। तो ये तो गलत होगी मेरी स्टेटमेंट पहले। सम बी आर ए, सम बी जो है वो ए है ही, वो तो हमको पता चल ही रहा है इसी स्टेटमेंट से। तो इसका सही जवाब है बी, ओनली टू फॉलोस। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ना। ऐसे वेन डायग्राम से करता हूँ यार मैं इन्हें, और बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, 10 10 सेकंड में हो जाते हैं। देखते हैं अगला, ऑल डॉग्स आर कैट, ओनली फ्यू कैट्स आर रैट्स। फिर हमें ये दो कंक्लूजन दिए हैं, तो बना लो आप इसका जिस हिसाब से करते हो, फिर मैं बताता हूँ। तो क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स जो हैं वो कैट्स हैं, तो कैट कुछ ऐसे बन सकती है, डॉग जो है इसके अंदर ही रहेंगे सर्कल के। ओनली फ्यू कैट्स आर रैट, अब जो रैट हैं वो, जो फ्यू कैट्स हैं, थोड़ी सी कैट है, अभी ऐसे भी बन सकते हैं रैट्स और ऐसे भी बन सकते हैं रैट्स, थोड़ा सा डी का हिस्सा भी ले, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं, सम डॉग्स आर रैट, सम डॉग्स आर रैट अगर ऐसे बनेगा तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसे बन गया, ये दो पॉसिबिलिटीज है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो हर केस में फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन गलत है। ऑल कैट्स कैन बी रैट्स, ऑल कैट्स कैन बी रैट्स हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स जो हैं ये कुछ जरूरी नहीं कि ये यहां बने, ये यहां भी बन सकते हैं, तो फिर ये वाली जो कैट्स हैं ये रह जाएंगी। तो ऑल कैट्स कैन नॉट बी रैट्स, तो इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका सही जवाब है डी, नीदर फॉलोस। ठीक है, आई होप ये वेन डायग्राम वाले बहुत आसान होते हैं, अगर नहीं होते तो ये ट्रिक आप जरूर सीखो इस एग्जाम के बाद, अभी मत सीखना, एग्जाम के बाद देखना। सम पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, नो इरेजर इज अ मार्कर। फिर ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए। चलिए देखते हैं, सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, तो ये सारी पेंसिल्स हैं, इरेजर हैं, तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। नो इरेजर इज अ मार्कर, तो मार्कर जो है वो यहाँ कहीं बन जाएंगे, कहीं भी बन सकते हैं, पर इस सर्कल के अंदर नहीं बनेंगे। अब देख लेते हैं कंक्लूजन, नो पेन इज ए मार्कर, जरूरी नहीं है, यहां भी बन सकता है ये, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाती है मेरी स्टेटमेंट। सम पेंसिल्स आर नॉट मार्कर, ठीक है, तो पेंसिल्स जो है, सम पेंसिल्स आर नॉट मार्कर्स, ठीक है। तो सम पेंसिल जो है वो मार्कर नहीं है, वो अलग ही रहेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो पेंसिल इसके अंदर है तो मार्कर नहीं बनेंगी, तो ये मेरा सही हो जाता है। तो केवल ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। ये पेंसिल आर नॉट मार्कर, ये ट्रू हो जाता है। अगला देखते हैं, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, ऑल लीव्स आर रूट्स। फिर ये देखने कंक्लूजन है कि नहीं। देखते हैं, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, फ्यू ट्रीज आर लीव्स ऐसे ही बनेगा। ऑल लीव्स आर रूट्स, ऑल लीव्स आर रूट्स ऐसे बनेगा, ठीक है। तो सम रूट्स आर ट्रीज, सम रूट्स हैं ट्रीज, ये बिल्कुल सही है। ऑल ट्रीज बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ट्रीज बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ही दे रखा ओनली फ्यू ट्रीज आर लीव्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ वन, इसका ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ओनली वन फॉलोस।
नो रेड इज ब्लू, ब्लू, सम ब्लू इज ग्रीन, ऑल ग्रीन इज येलो। देखते हैं, नो रेड इज ब्लू, तो ये रेड है, ये ब्लू है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सम ब्लू इज ग्रीन, सम ब्लू इज ग्रीन, सम ब्लू इज ग्रीन, ऐसे बनेगा। और ऑल ग्रीन इज येलो, ऑल ग्रीन इज येलो, ये ऐसे भी बन सकता है। ऑल ग्रीन इज येलो ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है इसकी। तो सम येलो इज रेड, सम येलो इज रेड, तो ये येलो वाला इस कंडीशन में होगा तो सम येलो इज रेड बन सकता है, ठीक है। नो येलो इज रेड, इस कंडीशन में नो येलो इज रेड, तो दोनों ही पॉसिबल है, ईदर और, ईदर या तो ए पॉसिबल है या दो, तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, ये दो कंडीशन है, या तो ये यू बनेगा या यू बनेगा, या कहीं भी इधर बन जाएगा, मतलब आर को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज है, इसका आंसर है सी। अब आए थे हम इनइक्वालिटीज पे। ये भी आसान है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट दे रखी है और दो कंक्लूजन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेट कंक्लूजन सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, तो पहला क्या कह रहा है, P इज ग्रेटर देन S, तो ये ग्रेटर ग्रेटर ये इक्वल, अब ये इक्वल यहाँ पे लेकिन ये ग्रेटर है, तो P जो है वो डेफिनेटली जो है वो S से ग्रेटर है, ये सही है। R इज लेस देन U, अब यहाँ तो इक्वल है पर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब R जो है वो डेफिनेटली R जो है लेस देन U है, ठीक है। तो मेरा सही जवाब है कि दोनों ही सिचुएशन सही है, तो इसका आंसर है E, बोथ आर ट्रू। आगे देख लेते हैं, यही आप देखो, आप कर सको। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन डी, तो ये इक्वल इक्वल, ये ग्रेटर आ गया तो इक्वल नहीं है, तो इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ए ग्रेटर देन डी सही है। सी इज लेस देन एफ, तो ये तो सही है, पर यहां पे सी डी से ग्रेटर है, सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये जो एफ है वो सी से ग्रेटर होगा कि नहीं, क्योंकि वो उल्टा होगा, ग्रेटर होगा सी, ठीक है, क्योंकि ये डी से ग्रेटर है। तो इसका जो सही जवाब है ये गलत हो जाएगी सेकंड सिचुएशन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली वन, ए इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, m इज लेस देन q, कह रहा है m इज लेस देन n इज लेस देन इक्वल टू o इक्वल टू p, p से बड़ा है q, p से बड़ा है q, और r जो है वो p से बड़ा है अगेन, तो r भी यहीं कहीं होगा, q से बड़ा है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, ठीक है। तो पहला क्या है, m इज लेस देन q, तो ये सही है, इसी ऑर्डर में बन रहे हैं, लेस 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 लेस, तो ये तो सही है। n इज लेस देन r, तो r क्योंकि इस पॉइंट के इधर है, तो n जो है वो लेस देन ही होगा, ठीक है। तो लेस देन r, क्योंकि ये इक्वल टू है लेकिन यहाँ पे लेस देन है, तो इसलिए दोनों ही सही हैं, तो बोथ आर करेक्ट, एट्थ का सही है। नाइन्थ देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, W इज ग्रेटर देन Z, ये देखो ये इक्वल टू नहीं है ना, तो ये बात सही है। फिर X इज लेस देन B, अब ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। Y इज लेस देन, Y इज लेस देन A बड़ा है, तो A यहाँ कहीं होगा, और इससे आगे कहीं होगा B, कहाँ होगा ये नहीं पता, तो X जो है वो लेस देन बी है, इसको मैं नहीं कह सकता कि ये सही होगा, तो ये कहीं भी हो सकता है इस एरिया में, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है ओनली ए, नाइन्थ का ए जो है वो सही है, ओनली वन इज ट्रू। टेंथ देख लेते हैं। बहुत आसान है ये, सिर्फ आपको ऑर्डर से लगाने हैं।
ठीक है, एक तरफ सिंगल डायरेक्शन बस आपको पता चल जाए, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, जी इज लेस देन इक्वल टू एल। अब ये बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग इनइक्वालिटीज में है। तो जी इक्वल टू एच लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे। अब ये क्या कह रहा है, आई जो है वो उससे बड़ा है, एल से बड़ा है, तो आई मेरा या एल जो है वो इस तरफ हो जाएगा कहीं, और के जो है वो इस तरफ हो जाएगा, के बड़ा है आई से। ठीक है, बस यही पता करना है। अब देखते हैं, जी जो है वो लेस देन एल है, जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाती है हमारी। के जो है वो एच से बड़ा है, के जो है के इस तरफ है, एच ये, ठीक है ना, तो के जो है एच से बड़ा है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी इज ट्रू। ठीक है, अब ये कोडिंग वाले ये भी बहुत आसान है यार, ये रीजनिंग वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है इंग्लिश के बाद। तो कोडिंग वाले देख लेते हैं। ये दे रखा है आपको ऊपर सारा, ये कोड्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसके बेसिस पे हमने 5 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत इजी हो जाना है हमारे लिए। व्हाट इज द कोड फॉर सक्सेस, सक्सेस का लिए क्या कोड है, इसमें से देख के बताइए। तो देखो बहुत सिंपल है, सक्सेस सिर्फ 2 स्टेटमेंट में, इसमें और इसमें, ठीक है, टू और 3 स्टेटमेंट में। तो सक्सेस इनमें से जो कॉमन है, और कुछ कॉमन है इनमें स्टेटमेंट में, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ सक्सेस ही कॉमन है, तो जो इनमें कॉमन है वही इसका आंसर है। तो को जो है वो कॉमन है दोनों में, तो को इसका आंसर है, सी को। बहुत आसान है, देखते पता चल रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें। अगला देखते हैं, हार्ड वर्क के लिए क्या होगा। देखिए, अगर आप टाइम ले रहे हो तो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट में जो है हार्ड है हमारे, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हार्ड कॉमन है, तो इसमें से क्या कॉमन है, टा। तो हार्ड का वर्ड तो मेरा हो गया टा। वर्क देखते हैं, वर्क इसमें फर्स्ट में और इसमें, ठीक है ना, तो इसमें और कुछ कॉमन है, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो वर्क कॉमन है इन दोनों में। तो इसमें क्या कॉमन है, ला, और कुछ कॉमन नहीं, तो ताला इसका सही जवाब है, बी। बहुत आसान है। अगला देखते हैं, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर, जी जो है वो किस शब्द के लिए है, देखो, निकालो। देखो, जी जो है वो सिर्फ इसी स्टेटमेंट में दे रखा है, और इनमें से सक्सेस इसमें दे रखा है, तो अगर इस स्टेटमेंट में होता तो जी इसमें भी होना चाहिए, इज इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए था, वेरी जो है वेरी इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए था जी। तो स्वीट ही बचा, स्वीट भी एक ऐसा लौता वर्ड है जो किसी स्टेटमेंट में नहीं है और इसमें है, तो जी इसका आंसर जो है वो है स्वीट, डी। ठीक, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर गुड पर्सन, अभी आप सॉल्व कीजिए। देखें, चलिए, गुड किस किस में है, गुड तो मेरे को यहीं दिख रहा है बस, और कहीं है गुड 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 नहीं है, ठीक है। तो हमने निकाला, गुड के वर्क जो है 2 में है, तो ये ला जो है ये तो वर्क का हो गया, ठीक है ना। तो री और सी और व्यू बचा, ठीक है, तो ऑलवेज भी इसमें है, तो ऑलवेज इन दोनों में कॉमन है, तो ऑलवेज पर्सन और ऑलवेज ये दो कॉमन है इसमें, ठीक है ना। तो री और सी दोनों में है, तो री और सी जो है वो या तो पर्सन के लिए है या ऑलवेज के लिए है, ठीक है। और जो गुड है वो फिर किसके लिए बचा, व्यू, तो व्यू जो है ये तो मेरे को पता चल गया गुड का है, लेकिन जो पर्सन है, अब पर्सन मैं निकाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि रे और सी ही दोनों में दे रखे हैं, और इसमें भी वही है, और ये दो ऑलवेज और पर्सन है, तो या तो ये व्यू री होगा, या व्यू रे होगा, या व्यू सी होगा, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है इसकी। इसके अलावा मैं कोई और सोल्यूशन निकाल नहीं सकता, आप देख सकते हो इसमें, तो ए और बी दोनों ही सही है, तो इसका आंसर है ई, ए और बी बोथ आर करेक्ट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर इस,
इसका निकाल लो भाई। इजी है यार, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ये हमें क्रैक करने ही है उस समय। ठीक है, तो इज देख लेते किस किस में, इज इन दो स्टेटमेंट्स में है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें और कुछ क्या कॉमन, इज और वेरी कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कॉमन है, पा और माँ। ये तो हम जी का तो स्वीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और को का भी हम कर चुके हैं सक्सेस। तो ये नहीं हो सकते, तो पा और माँ ही है, इज इन दो में है। तो या तो पा है या माँ है, तो अगेन इधर पा और माँ, ए और बी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला ब्लड रिलेशन का, जब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ो। P is the mother of Q, Q is the sister of R, R is the son of S, S is the brother of T, T is the mother of U। ये बना लो, इससे आपके तीन क्वेश्चन निकल जाएंगे, 16 17 18। ठीक है, तो बनाते हैं। अब मैं तो इसकी कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये मैं मेल के लिए यूज करता हूँ बॉक्स, गोला मैं फीमेल के लिए यूज करता हूँ, और इक्वल टू जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए। बाकी हम एरोस बनाते हैं जनरेशन को डिपिक्ट करने के लिए। ये आप चारों किसी भी कन्वेंशन से कर सकता हूं, मैं इससे करता हूं, इसी से मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, ये देखना है हमें। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, ठीक है ना। तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो पी, पहले क्या कह रहा है, पी इज मदर ऑफ क्यू, तो पी तो लेडी है, मदर ऑफ क्यू। क्यू क्या है ये हमें नहीं पता, मेल है कि फीमेल। क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, तो क्यू सिस्टर है, तो ये पता चल गया मेरे को, क्यू जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। आर इज अ सन ऑफ एस, ठीक है, तो एस जो है वो इसका फादर है या मदर है, ठीक है ना। आर इज अ सन ऑफ, आर इज अ सन ऑफ एस, तो एस तो, सॉरी, ये एस जो है ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इसी का बेटा है, तो ये फादर ही हुआ एस, ठीक है। तो एस इज अ ब्रदर ऑफ टी, तो इसके ऊपर भी एक जनरेशन है, तो ये दोनों भाई हैं। टी, ब्रदर ऑफ टी, टी मदर भी भाई भी हो सकता है, और मेल भी हो सकता है, और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी हो सकता है। और अगली लाइन में कह रहा है टी इज द मदर ऑफ यू, टी जो है मदर है, तो लेडी है ये यू की। बस, ये हमारा चार्ट बन गया। इसके ऊपर भी एक होगी, वो हमें नहीं दी गई इंफॉर्मेशन। अब पी और एस कैसे रिलेटेड है, पी जो है, पी इज रिलेटेड टू एस, पी जो है वो एस की वाइफ है, तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर रिलेटेड टू टी, आर और टी, ये आर है, ठीक है, आर इज सन है, तो ये मेल ही है, आर इज सन है, तो टी से कैसे रिलेटेड है, ये दोनों भाई हैं, तो ये चाचा जी हो या वो है क्या कहते हैं, मतलब भाई है ना उनके, तो ये नेफ्यू हुआ उनका, तो आर जो है वो नेफ्यू हो जाएगा डी का। तो इसका आंसर है बी। और लास्टली क्वेश्चन क्या है, क्यू इज रिलेटेड टू टी, यू, क्यू और यू, तो क्यू ये है और यू ये है, तो ये तो भाई बहन हुए, कजन हुए, ठीक है ना। तो कजन हुए, अब भाई बहन है या भाई भाई है ये हमें मत दे नहीं रखा, तो हम कजन्स बोल देंगे सीधा। तो डी इसका सही जवाब है। तो ऐसे बनाना है चार्ट, सिंपल है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, डी कजन इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं, डायरेक्शन। ये बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना आपने, बस एक ग्राफ बनाना, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और सारे क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। दो ही क्वेश्चन दिए हैं तभी, क्योंकि आसान होता है। तो पहले तो आपने एक इसमें ऐसे करके ना कोऑर्डिनेट्स बना लो, इससे आसानी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब शुरू करेंगे हम इसको। पॉइंट ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो पहले हम यहां से कर लेते हैं, पॉइंट ए जो है वो 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी है, ठीक है। पॉइंट सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी जो है 5 मीटर ईस्ट है पॉइंट बी के, पॉइंट बी के ईस्ट 5 मीटर, ये 10 मीटर है, ये सी हो गया, थोड़ा स्केल नहीं बना पाएंगे हम। पॉइंट डी इज 10 मीटर साउथ ऑफ सी,
डी जो है वो 10 मीटर साउथ ऑफ सी है, ये 10 मीटर साउथ ऑफ सी बन गया डी। पॉइंट ई इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो पॉइंट डी जो है वो हो गया 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। ये भी 5 मीटर, हाँ ठीक है। ये हो गया ई, बस इतना ही बनाना है हमने। ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई? ए एंड ई में कितना डिफरेंस है? तो ये 10 है बी तक, और ये भी 10 होगा, ये डिफरेंस, ये भी 10 होगा, तो टोटल 20 हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी, 20 मीटर्स। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है यार। सी 20 मीटर्स। अगला देखते हैं, विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए? तो सी जो है वो ए के कहाँ पे है? सी, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं तो सी कहाँ पे है इस डायरेक्शन में? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, तो बी इसका आंसर हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत आसान है, कोई आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं हम पजल बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये हमने कर दिए, तो 5 नंबर पक्के हैं, और आसान है ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। टेबल आपको बनाना है, मैं सिखा दूंगा कैसे करना है, आपको आता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, 2 मिनट से ज्यादा अगर आपसे नहीं हो रहा है, बन रहा है, तो इसको स्किप कर देना। नहीं तो क्या होता है, एक बार आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को लगा कि कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, और एक पजल में मैं अटक गया, और टाइम मेरा 5-10 मिनट बन गया, और मैं उस पजल पे अटका ही रहा कि मेरे को नहीं ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करा तो 5 नंबर मिलेंगे। उस वजह से कभी कभार आप पैनिक भी कर सकते हो, तो इसलिए आपने 2 या 3 मिनट लगाने हैं। नहीं बन रही है छोड़ दो, अगला करो। बन रही है, आपको दिख रहा है कि बन रही है, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, देन यू शुड डू दिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है इसे? टेबल फॉर्म में ही बनाना है हमें। एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ठीक है। डेज क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो पहले थर्सडे तो पहली लाइन में उड़ गया कि एम हैज एग्जाम ऑन थर्सडे, ये तो थर्सडे हो गया। सेकंड क्या करें? टू पीपल बिटवीन एम एंड एन, तो टू पीपल हैं एम और एन के बीच में, तो एम या तो हो जाएगा मंडे को, या हो जाएगा संडे को। अब अगर मैं एन को मंडे रख दूं, ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है? एम, 3 पीपल बिटवीन एम एंड ओ, तो ओ मेरा कब हो जाएगा? ओ कब होगा? फ्राइडे। और फ्राइडे रखा तो पी इज इमीडिएटली बिफोर ओ, तो पी का जो एग्जाम है वो थर्सडे को होना चाहिए इस हिसाब से, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरी कंडीशन गलत है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, यहाँ पे एन जो है वो संडे को होगा। ठीक, एन संडे को होगा, तो 3 लोग बीच में हैं। ठीक है, तो 3 कौन से होंगे? 3 पीपल बिटवीन एन एंड ओ। तो संडे को अगर एन है तो पीछे चलेंगे तो सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, और तो वेडनेसडे को मेरा हो जाएगा ओ का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और इमीडिएटली पी जो है वो ओ से पहले वाला है, तो ट्यूसडे को मेरा हो गया पी। यहां तक आई होप ये क्लियर होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? क्यू इज आफ्टर पी। क्यू जो है वो पी का, अब हमारे पहले डेज कौन कौन से बचे ये देख लेते हैं। तो संडे उड़ गया हमारा, ठीक है, वेडनेसडे उड़ गया, और ट्यूसडे उड़ गया। अब वो क्या कह रहा है? क्यू इज आफ्टर पी। क्यू जो है वो पी के बाद है, यानी क्यू इन दोनों में से एक हो सकता है, मंडे नहीं हो सकता, 3 ही बचे हैं ना हमारे पास। तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, बट नॉट सैटरडे, तो सैटरडे नहीं है, तो क्यू हो गया हमारा फ्राइडे। ठीक, एंड आर इज बिफोर एस। आर जो है तो फ्राइडे भी उड़ गया, आर जो है वो एस से पहले है, तो आर तो मेरा मंडे हो जाएगा, और एस बचा सैटरडे, तो सैटरडे हो जाएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन बना इस केस के अंदर। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब 5 क्वेश्चन आपके फ्री के नंबर है। कंफ्यूज हो रहे हो तो 3 मिनट बाद छोड़ देना इस क्वेश्चन को। हु हैज एग्जाम ऑन फ्राइडे? यहीं से देख लो भाई, फ्राइडे को किसका है? क्यू का, तो सही जवाब है सी, क्यू। ठीक है, अगला देखते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन पी एंड एस? तो पी और एस के बीच में कितने हैं? पी का है ट्यूसडे को, और एस का है सैटरडे को, तो ये हो गया हमारे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 लोगों का होगा जो कि इनसे पहले होगा, तो D3 होगा इसका सही जवाब 22 का।
एग्जाम ऑफ ओ इज ऑन विच डे? ओ का देख लो भाई कब है। ओ का हमारा है यहाँ से वेंसडे को, ओ का है एग्जाम, तो वेंसडे हो जाएगा इसका सही जवाब, सी वेंसडे इसका सही जवाब है। हु हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एम? एम का कब था भाई? थर्सडे को था आई थिंक, एम का थर्सडे का था, तो फ्राइडे को किसका है? फ्राइडे को क्यू का है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ई क्यू। और लास्ट जो क्वेश्चन है, इफ आर इज रिलेटेड टू पी, ओ इज रिलेटेड टू एम, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू? ठीक है, तो आर जो है पी से, आर आर और पी क्या है देखेंगे ना। आर इज रिलेटेड टू पी, ओ इज रिलेटेड टू एम। आर का है मंडे को, पी का है ट्यूसडे को, ओ का है वेंसडे को, तो मतलब कंजिक्यूटिव डे, तो फ्राइडे को क्यू है, तो सैटरडे को एस है, तो एस इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वें का एस इसका सही जवाब होगा, सी एस। आई होप ये क्लियर होगा। पजल्स में यही है, एक बार आपने बना लिया तो 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, 5 नंबर। अगले देखते हैं, सर्कुलर सीटिंग पे हैं, 2 पजल्स और हैं, एक ये और एक स्ट्रेट सीटिंग की है, देखते हैं। 8% ए टू एच सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो 8 लोग हैं, तो सर्कुलर बना लेते हैं। 8, अब जब सीटिंग होती है तो हमेशा 4 ऐसे बनाता हूं मैं, और 4 ऐसे। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है, आप किसी को भी पहले वाले को कहीं पे भी बिठा सकते हो। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ये मैं कहीं भी बना सकता हूँ। ए है थर्ड, तो 1 2 तो ये बी हो जाएगा। ए इज, ये राइट में है ना इस तरफ, बी का राइट इधर है, तो 1 2 और 3, तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए का लेफ्ट कौन सी तरफ होगा? इस तरफ होगा लेफ्ट। ठीक है ना, तो 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है? सी है। 2% बिटवीन सी एंड डी, तो 1 2, या तो डी ये होगा, या 1 2, या डी ये होगा। दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे डी होगा या यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब ई इमीडिएट राइट, अगर डी यहाँ है तो ई यहाँ हो जाएगा उस केस में, और अगर डी यहाँ है तो ई यहाँ हो जाएगा उस केस में। ठीक है, एफ इज ऑपोजिट टू बी। अब एफ अगर मेरा ये आ गया, तो ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा नहीं हो सकता, तो डी मेरा यहाँ पक्का हो गया और ई मेरा यहाँ पक्का हो गया, ये एफ हो गया, ये क्लियर हो गया। जी इज नॉट द एबर ऑफ ए, तो जी यहां नहीं आएगा, तो जी यहां आएगा, और बचा क्या? एच। ये मेरा सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सिंपल पजल बनी यार ये तो। ठीक है, जब मैंने बनाई थी उस हिसाब से तो बहुत सिंपल है, एकदम से बन गई। ठीक है, तो हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच? सेकंड टू द राइट, तो एच का राइट इधर है, तो सेकंड टू द राइट 1 2, तो इसका आंसर हो गया ए एफ। ठीक है, हु सिट्स ऑपोजिट टू ई? ई के ऑपोजिट कौन है भाई? ई के ऑपोजिट तो भाई ए ही बैठा है, तो ए हो गया हमारा ए, यानी कि बी, बी ऑप्शन ए है। ठीक है, तो बी इज ए। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड जी काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी? बी और जी के बीच में कितने लोग हैं? बी और जी के बीच में कितने? लेफ्ट, लेफ्ट से बी का लेफ्ट यही है, तो 1 2 लोग बैठे हैं इसके बीच में, बी और जी के, ई और डी जो बैठे हैं, तो 2 लोग इसका सही आंसर है, सी 2। हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई? देख लो, डी ये रहा, इमीडिएट लेफ्ट जी है, तो जी इसका सही आंसर होगा। देखो तो कितनी आसानी से बन जाती है, एक बारी सिंपल पजल आप पकड़ लो तो। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, ये अभी यहां करना पड़ा, पेपर होगा ना वहां पे आपके पास तो आसानी से होगा। सी ऑपोजिट है भाई जी के, सही है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है ना, उसके बाद एच सिट्स बिटवीन सी एंड ए, तो एच सी और ए के बीच में है, एच सिट बिटवीन सी एंड ए, बिल्कुल सही है, सी है, एच ए। तो बस अब ये दो तो आपने चेक कर लिए हैं, तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए और सी तो है नहीं, बी और सी है, तो ये भी सी ही होगी, तो इसका मतलब ऑल आर ट्रू। ई इज द राइट आंसर, ऑल आर ट्रू इस तरह। ठीक है, अब हम लास्ट पजल देख लेते हैं, लीनियर पजल।
ये सबसे इजी सेक्शन है आई थिंक अभी तक का, इंग्लिश के बाद ऑब्वियसली, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो। लास्टली ये लीनियर सीटिंग का है, ये भी देख लेते हैं। ये एक बारी बनेगा 5 क्वेश्चन, हम सीधा सीधा इसके निकाल देंगे। 7% ए टू जी सिट इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो सबसे पहले तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 7 लोग हैं, देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ए इज फोर टू द राइट ऑफ बी। बी है, उसके फोर्थ टू राइट है ए, ठीक है। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो इधर कहीं है, सेकेंड लेफ्ट ए के। 2% बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में 2% है। सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। ई इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ई जो है वो इसके डी के साथ आएगा, तो डी कोने में तो नहीं आ सकता। एफ इज नॉट अ नेबर ऑफ ए। एफ इज नॉट अ नेबर ऑफ ए, ठीक है। तो एफ जो है वो नेबर नहीं है ए का, तो ए एफ कहीं और आएगा, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले बी बना लेते हैं। अगर हम बी यहां रखें तो 4 टू द राइट, 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा ए। फिर सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 1 और 2, सी, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, 2% बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में 2 हैं, 1 और 2, तो डी मेरा ये आएगा, इधर तो मैं बना ही नहीं सकता। और क्या कह रहा है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो ई यहाँ आ गया। एफ इज नॉट इमीडिएट, ये एफ नेबर नहीं है ए का, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ आएगा। और बचा कौन सा, जी, जो यहाँ पे आ जाएगा। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो राइट एंड पे हमारा कौन सा भाई, ई है, तो इसका आंसर हो गया सी, ई। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में देख लो भाई कितने हैं, एफ और ए के बीच में है 2 लोग, सी और जी बैठे हैं ना, ये 2 लोग हैं, तो इसका सही जवाब होगा 2, सी। और हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी में कौन सा, सी है, तो इसका सही जवाब होगा सी। उसके बाद पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। सी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के राइट में है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो देख लेते हैं। तो सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट, सॉरी बी की पूछिए ना, तो बी इधर है ना, बी और सी इधर है, तो सी के रिस्पेक्ट में पूछिए, तो सी के लेफ्ट में है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो सेकंड टू द लेफ्ट, तो सी आंसर हो गया सेकंड टू द लेफ्ट। और लास्टली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एफ इज एक्सट्रीम लेफ्ट, एफ है लेफ्ट में, ये गलत है। एफ ये तो गलत हो गई। जी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल, ये ठीक है आई थिंक। जी बिल्कुल बीच में, ये वाली सिचुएशन ठीक है। वहां पेपर पे करोगे ना तो इतना आपको मूव नहीं करना पड़ेगा, ये ठीक है। ए एंड ई आर नेबर्स। ए एंड ई नेबर्स हैं, नहीं आई थिंक नहीं है। ए और ई नहीं, बीच में डी है इनके, ठीक है ना, ये बीच में डी है, तो ये नेबर्स नहीं है, तो ये गलत हो गई। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट, 1, 2, डी बिल्कुल ठीक है। तो बी और डी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो गया बी और डी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मीडियम डिफिकल्टी लेवल पे पेपर सेट किया था मैंने, ज्यादा हाई डिफिकल्टी नहीं थी, ऐसे ही पेपर आता है, ज्यादा मुश्किल आता भी नहीं है। अगला वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करने दूंगा शाम को 6, 6:30 के अराउंड, जिसमें मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, एस्टिमेटेड कट ऑफ पिछले ईयर्स के ट्रेंड से क्या जानी चाहिए, और आपको कितने सेफ अटेम्प्ट करने हैं हर क्वेश्चन सेट के अंदर, कुछ एक्यूरेसी लेवल के साथ आपकी जो है उसके हिसाब से आपको कितने करने चाहिए हर सेक्शन में, और कौन सा सेक्शन आपके लिए स्कोरिंग होगा, वो हम आज कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा ही है और पेपर के बाद देख लेना यार, अगर आपको हेल्पफुल लगे पेपर क्वेश्चन यहाँ से आए, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो वीडियो को लाइक कर दो भी, सब्सक्राइब कल पेपर देने के आने के बाद कर लेना, सैटरडे संडे जब भी आप पेपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कट ऑफ प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।